मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर में मास्लो थ्योरी, जो नीड हायरार्की अर्थात आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से जानी जाती है, इसे अन्य नाम आत्म वास्तविकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, इसकी आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। और यह है बीएड कोर्स के साथ साथ अनेक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में भी आता है। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉस्लो का अभिक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत या आत्म वास्तविकरण का सिद्धांत। मास्लो का पूरा नाम अब्राहम मास्लो है। यह अमेरिका के प्रमुख मनोवैज्ञानिक और दार्शनिकों में से एक है। इन्होंने अपनी बुक, जो 1954 में प्रकाशित हुई, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के अंदर इस आत्म वास्तविकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत शिक्षा ही नहीं बल्कि समाजशास्त्र, औद्योगिक मनोविज्ञान, विज्ञापनों जैसे एरिया में इस सिद्धांत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मास्लो की सेकंड बुक पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन में भी मास्लो द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत में मास्लो ने कहा कि अभिप्रेरणा कष्ट सहने या कष्ट से बचने या आनंद प्राप्ति की प्रक्रिया या खिंचाव से मुक्ति की प्राप्ति की प्रक्रिया नहीं, अर्थात मास्लो ने यह माना है कि अभिप्रेरणा इन सब बातों से विपरीत उच्च कोटि की आवश्यकता है जो किसी कार्य को प्रेरित करती है। केवल मात्र आनंद प्रदान करना, सुख प्रदान करना या संतुष्टि होना या किसी कष्ट से बचाव के लिए किसी कार्य को करना, यही अभिप्रेरणा नहीं होती। अभिप्रेरणा इससे भी कहीं आगे है। आगे उन्होंने आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता को आधारभूत आवश्यकता माना है। उनके अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म वास्तविकरण है। मास्लो ने कहा कि ये समस्त आवश्यकताएं एक क्रम में स्थित होती है। जब एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब मनुष्य उससे उच्च क्रम की आवश्यकता की प्राप्ति हेतु प्रयास करता है, अर्थात उस दूसरी आवश्यकता का जन्म होता है जब पहली आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसे हम आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत को हम एक पिरामिड के रूप में देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। इस पिरामिड के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता है, जिसमें फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, ब्रीथिंग इत्यादि आते हैं। दूसरी आवश्यकता सेफ्टी यानी सुरक्षा की आवश्यकता है, जिसमें हमारी बॉडी, हमारी शरीर की, हमारे एम्प्लॉयमेंट की, हमारे जितने भी रिसोर्सेज है, हमारी फैमिली है, हमारा स्वास्थ्य है, इसकी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। तीसरी आवश्यकता लव या बिलोंगिंग की यानी अपनत्व की भावना की है, जिसमें हम हमारे समाज, हमारे फ्रेंड सर्कल और हमारे जितने भी व्यक्ति हैं जिससे प्रेम की हम उम्मीद करते हैं, तो वह आवश्यकता उनसे पूरी होती है। इसके पश्चात चौथी है स्टीम यानी सम्मान की आवश्यकता। यह सम्मान की आवश्यकता हम समाज में रहकर ही दूसरे से प्राप्त करते हैं और दूसरों को आदर के रूप में देते हैं, और ये हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। फिफ्थ जो नीड है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अर्थात आत्म वास्तविकरण की है, जिसमें व्यक्ति मॉरलिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जितने भी तथ्य हैं उनको एक्सेप्ट करने की क्षमता का अपने अंदर विकास पाता है, और उसी समय वह अपने आप को आत्म वास्तविकरण के स्वरूप में स्थित मानता है। अब इन मास्लो के पदानुक्रम सिद्धांत को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मास्लो द्वारा कुछ डिफिशिएंसीज नीड होती है, यानी कुछ अभाव की आवश्यकताएं, या हमारे जीवन में कुछ कमी हो या कुछ वस्तुओं की या चीज़ों की अपर्याप्तता हो, उन अपर्याप्तताओं या कमियों या अभावों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो कारक हमें कार्य के लिए अभिप्रेरित करते हैं, उसके संदर्भ में इस पदानुक्रम सिद्धांत को मास्लो द्वारा समझाया गया है। जैसे मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं में भूख, प्यास, नींद, थकान इत्यादि, प्रेम इत्यादि सब है। अब इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह व्यक्ति किसी न किसी कार्य में संलग्न रहता है, और वह आवश्यकता ही उस कार्य को करने के लिए
प्रेरित करती है और व्यक्ति उसी दिशा में कार्य करता है। इस प्रकार आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात व्यक्ति में आत्मविकास, आत्मवास्तवीकरण और उच्च संज्ञान की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रेरित होता है। यानी जब तक उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तभी ही वह उच्च जीवन के लक्ष्य की ओर प्राप्ति हेतु प्रेरित होता है। इस प्रकार मॉस्लो द्वारा पहली आवश्यकता का डिटेल में इस प्रकार है। पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता, इसे फिजियोलॉजिकल नीड भी कहते हैं, जैसे भूख, प्यास, थकान, श्वास लेना, ये सब हमारी मूलभूत आवश्यकता है जो मौलिक रूप में इस शरीर के साथ हम रह करके हमारी आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है। इसे हम दैहिक आवश्यकता भी कहते हैं और इन आवश्यकताओं की कमी होने पर व्यक्ति इनकी पूर्ति हेतु प्रेरित रहता है। सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाए जाने के कारण ही इन आवश्यकताओं को समता की प्रक्रिया या होमोस्टेटिक प्रोसेस भी कहते हैं। व्यक्ति में जब ये आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती तो व्यक्ति इनकी प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसके लिए वह उचित अनुचित हर तरह के कार्य करके इन आवश्यकताओं को पूरा कर लेना चाहता है। ये मानव की मूलभूत आवश्यकताएं भी हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वह समाज के निम्न तह भी काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। इसलिए इन आवश्यकताओं को निम्न श्रेणी की जीवित रहने की आवश्यकता भी कहा है। आत्मवास्तवीकरण में इन दृष्टि से इन आवश्यकताओं का ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि ऋषि मुनि इत्यादि सन्यासी है, इन्होंने इन आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। इसलिए मास्लो द्वारा भी ये माना गया है कि ये आवश्यकताएं ज़्यादा महत्व नहीं रखती आत्मवास्तवीकरण के लिए। मास्लो ने इन शारीरिक आवश्यकताओं को अभाज्य और व्यर्थ की आवश्यकता माना है। दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता, यानी सेफ्टी नीड। शारीरिक आवश्यकता की जब पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति सुरक्षा की आवश्यकता की ओर प्रेरित होता है। इसका संबंध नियमों और कानूनों की सुरक्षा से जुड़ा है। व्यक्ति द्वारा अपने जीवन की इस आवश्यकता की संतुष्टि के लिए बीमा पॉलिसी करता है, मकान बनाता है, ज़मीन, सोना, चांदी, सेविंग्स, रिश्तों का इतना अंबार अपने लिए खड़ा करता है ताकि वह सुरक्षित रह सके और उसके जीवन में उस सुरक्षा की संतुष्टि के लिए ही ये सब आवश्यकताएं विद्यमान है। ये जीवन की भौतिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से संबंधित है, अर्थात ये मनुष्य को जीवन की भौतिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करती है। जीवन में स्थायित्व लाने, आत्मनिर्भरता बनाने और भय से मुक्ति के लिए इन आवश्यकताओं का इम्पॉर्टेंट रोल है और व्यक्ति को गतिशील बनाने में और क्रियाशील बनाने में यह एक शक्तिशाली प्रेरक का कार्य भी करती है। थर्ड है अपनत्व एवं प्यार की आवश्यकता। आज वर्तमान समय में सभी व्यक्तियों में ये इम्पॉर्टेंट नीड्स हो गई, क्योंकि आजकल की न्यूक्लियर फैमिली में इन सब का अभाव पाया जाता है, इसलिए इसे अभावजनित आवश्यकता भी कहते हैं। प्रेम या अपनत्व की कमी को पूरा करने के लिए व्यक्ति हर संभव कार्य करता है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और प्रेम प्राप्ति की लालसा उसके अंदर शुरू से ही विद्यमान रहती है और वह चाहता है कि समाज के सभी व्यक्ति, परिवार के सभी व्यक्ति या आस पड़ोस के सभी व्यक्ति उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। लेकिन कई व्यक्ति जो प्रौढ़ है, वयस्क हैं, वह ये चाहते हैं, उनकी आवश्यकता प्रेम देने की है बल्कि ना कि प्रेम लेने की। वह इसलिए भी है कि मास्लो ने यह विश्वास किया है कि व्यक्ति प्रेम करता है, इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उसके जीवन में शुरू से ही प्रेम की कमी रही हो या फिर प्रेम इतना ज़्यादा है कि वह उसे इस समाज में, इस परिवार में बांटना चाहता है। तो इस दो कारणों से व्यक्ति में प्रेम की आवश्यकता विद्यमान होती है। प्रेम देने या बांटने का जो बेसिक रीज़न है ये बालकों के बचपन से जुड़ा हुआ है। जिस परिवार में बालकों को शुरू से ही, बचपन से ही बहुत अच्छा प्रेम, स्नेह युक्त वातावरण मिला है, उसमें उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति में ये चीज़ नहीं है तो वह परिवार की बजाय अन्य व्यक्तियों में उस प्रेम की आवश्यकता को पूर्ण करने का प्रयास करता है। अब प्रेम और सेक्स, इन दोनों में अंतर है। प्रेम हमारी संवेग से जुड़ा हुआ है, अर्थात हमारा संवेगात्मक पक्ष है, और जबकि सेक्स हमारी दैहिक आवश्यकता या हमारी शारीरिक संतुष्टि की आवश्यकता है। इसलिए प्रेम सेक्स नहीं है।
वर्तमान समय में अकेलापन, हर व्यक्ति अकेला रहकर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहता है और इस भौतिकवादी संस्कृति में उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार की मकान, रिश्तों की व्यवस्था की है जहाँ प्रेम का वर्तमान समय में अभाव पाया जाता है। लेकिन चूँकि ये बेसिक नीड है और इस नीड को पूरा करने के लिए व्यक्ति फिर प्रेम पाने की ही भावना या प्रत्याशा से कार्य करता है और एक समय ऐसा आता है समाज के अंतर्गत या एक उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है जिसमें व्यक्ति अपने लिए इस प्रेम या अपनत्व की भावना की तलाश करता है। नेक्स्ट, चौथी है सम्मान की आवश्यकता। सम्मान यानी हमारा सेल्फ एस्टीम। तो इसमें व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिससे समाज द्वारा उन्हें सराहा जाए, उसका सम्मान हो, उसकी प्रशंसा हो ऐसे कार्य की और समाज में उस कार्य के द्वारा उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो। व्यक्ति चाहता है कि वह समाज का एक सुयोग्य नागरिक और उत्तरदायी नागरिक और प्रतिष्ठित नागरिक का दर्जा हासिल करे और इसके लिए उससे ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है और ये कार्य ही उसे सम्मान प्राप्ति की आवश्यकता ही उसे प्रेरित करती है, जिससे व्यक्ति में आत्मविश्वास और शक्ति की अनुभूति होती है। व्यक्ति स्वयं को योग्य, उपयोगी, आवश्यक और महत्वपूर्ण समझने लगता है। जब समाज द्वारा उसका आदर होता है, उसका सत्कार होता है, उसका सम्मान किया जाता है तो वह स्वयं को समाज में एक बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण व्यक्ति का दर्जा हासिल कर लेता है। और इसके विपरीत जिस व्यक्ति को यह प्राप्त नहीं होता वह अपने आप को निम्न, असहाय, कमज़ोर अनुभव करता है। अब सम्मान की आवश्यकता को मास्लो द्वारा 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है आत्मसम्मान और दूसरा है दूसरों से सम्मान प्राप्त करना। तो आत्मसम्मान के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं अपना आत्ममूल्यांकन करता है, आत्म प्रतिष्ठा की अनुभूति करता, स्वयं के महत्व, स्वयं की उपलब्धियों के आधार पर सफलता प्राप्त करता और महसूस करता है। उसमें पर्याप्तता होती है, अर्थात उसमें संतुष्टि होती है, उसके पास जितने साधन की आवश्यकता होनी चाहिए वो सब होते हैं। आत्मविश्वास होता है और उसे स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अब दूसरी है दूसरों के द्वारा सम्मान की प्राप्ति। इसके अंदर व्यक्ति समाज के द्वारा आदर प्राप्त करता है, प्रसिद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और सफलता के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करता है। तो ये सब कार्य व्यक्ति को सम्मान प्राप्ति की आवश्यकता की पूर्ति कराते हैं। आगे, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह सम्मान की आवश्यकता बाह्य केंद्रित एस्पेक्ट है और इसका आंतरिकरण बाद में होता है। और समाज में ये धारणा है कि हम अपने लिए जो सोच बनाते हैं वह हमारी स्वयं की सोच नहीं होती, बल्कि वह दूसरों की सोच होती जो हमारे लिए सोचते हैं। तो दूसरों की सोच के आधार पर ही हम अपने लिए भी धारणा विकसित करते हैं और यदि सम्मान की भावना हमारे नियंत्रण में रहे तो ये हमारे लिए उपयोगी होती है और बहुत अधिक समाज उपयोगी कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करती है। और यदि ये ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है तो व्यक्ति में अहंकार और घमंड की स्थिति विद्यमान हो जाती है। अतः सम्मान की भावना को नियंत्रण करना आवश्यक है और सम्मान की प्राप्ति जब व्यक्ति को एक स्तर तक हो जाती है तो वह धीरे धीरे शक्ति की दृष्टि से कमज़ोर होने लगता है और अंत में व्यक्ति उच्च सृजनात्मकता, उच्च ज्ञानात्मक स्तर को प्राप्ति के लिए प्रेरित होता है और उच्च लक्ष्य, जो जीवन के उच्च लक्ष्य होते हैं आध्यात्मिकता की दृष्टि से, उसमें सृजनात्मकता, ज्ञानात्मक पक्ष की ओर वो अग्रसर होता है। 5वीं आवश्यकता है आत्मविकास एवं आत्मवास्तविकरण की आवश्यकता। इसे मेटा नीड या बिंग नीड्स भी कहते हैं। इस आत्मवास्तविकरण में 3 प्रकार की आवश्यकताएं विद्यमान हैं। पहला है आत्मवास्तविकरण, दूसरा है ज्ञान और समझ की आवश्यकता और तीसरी है सौंदर्य की आवश्यकता। अब इसमें हम पहला समझेंगे आत्मवास्तविकरण है क्या। आत्मवास्तविकरण को मास्लो द्वारा महत्वपूर्ण आवश्यकता और ये सर्वोच्च आवश्यकता मानी जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति में ये नीचे की जितनी 4 आवश्यकताएं हैं, दैहिक आवश्यकता यानी शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता, जब ये चारों पूर्ण हो जाती है तब व्यक्ति इन 5वीं आवश्यकता अर्थात आत्मवास्तविकरण की आवश्यकता की ओर प्रेरित होता है। इसको जिस प्रकार उन 4 आवश्यकताओं को मास्लो द्वारा अभावग्रस्त या अभाव नीड की संज्ञा दी है, उसी प्रकार अब इन तीनों
आवश्यकताओं को मास्लो द्वारा ग्रोथ नीड की संज्ञा दी है, क्योंकि इनके द्वारा अब व्यक्ति का विकास होता है या वो विकास की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार आत्म वास्तविकरण सर्वोच्च आवश्यकता है। व्यक्तिगत प्रकृति के सभी पहलुओं की पूर्ण संतुष्टि इस आवश्यकता के अंतर्गत हो चुकी होती है। अर्थात व्यक्ति जिस तरह का जीवन जीना चाहता है, जो लक्ष्य उसने प्राप्त किए थे एक मानवीय दृष्टि से, वो सारे पहलुओं को, सारे पक्षों को वो पूर्ण कर चुका होता है। अब व्यक्ति में आत्म प्रकाशन यानी स्वयं को प्रकाशित करना, स्वयं को एक प्रकाश बिंब या प्रतिबिंब समाज के सामने परिलक्षित करना, आत्मानुभूति, आत्मज्ञान और आत्म अभिव्यक्ति से संबंधित कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। इसमें व्यक्ति में व्यक्तित्वता, विशिष्टता और अद्वितीयपन की अनुभूति होती है, यानी व्यक्ति अपने आप को बहुत ही इस संसार में एक ऐसा अद्वितीय प्राणी समझने लगता है और वह अपने कर्म के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति भी करता है। मास्लो का कहना है कि व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी निहित है, जो कुछ भी अंतर्निहित क्षमताएं, शक्तियां हैं, वह उसे अवश्य व्यक्त करना चाहिए और उसके लिए जो भी उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी उसे कार्य करने पड़े उसे करने चाहिए। जैसा एक पेंटर है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकता है, तो उसे अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए बेहतरीन पेंटिंग बनाने का कार्य करना चाहिए। आगे मास्लो ने कहा कि आत्म वास्तविकरण एक सतत प्रक्रिया है, इसका कोई अंत नहीं, यानी ये निरंतर चलती रहती है। व्यक्ति इस विकास की प्रक्रिया में अभिप्रेरित है और उस व्यक्ति को आत्म वास्तविकृत व्यक्ति कहा जाता है। यह व्यक्ति अपने संस्कृति द्वारा अपने आत्मनियंत्रण की सीमाओं से स्वतंत्र होता है, अर्थात वह उन्मुक्त होकर अपने अंदर निहित क्षमताओं का विकास करता है और उसके कार्य रूप में परिणित करता है। पांचवी आवश्यकता का दूसरा पहलू है ज्ञान और समझ। मास्लो ने कहा कि अभावजनित जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जो चारों हमने अभी पढ़ी, उन अभावजनित आवश्यकताओं से अभिप्रेरित व्यक्ति की तुलना में जो अभिवृद्धि की आवश्यकताओं से अभिप्रेरित व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता अधिक होती है। यानी वह व्यक्ति जिसके अंदर केवल चारों आवश्यकताओं की पूर्ण करने संबंधी ही कार्यों तक उसकी सोच और समझ और बुद्धि विकसित है और वह उन्हीं तक सीमित है, उनकी तुलना में जो व्यक्ति आत्म वास्तविकरण की ओर, जिसे ग्रोथ नीड कहा गया है, उसकी ओर अगर प्रेरित होता है तो उसमें ज्ञान की और समझ की दृष्टि से यह आवश्यकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे मास्लो ने कहा कि वह हमेशा सत्य और अभिज्ञान के स्वरूप को जानने हेतु प्रेरित रहता है। जैसे ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, जीवन क्या है, जीवन का एक चरम लक्ष्य क्या है, हम किस लिए संसार में आए, और ब्रह्मांड के ऐसी अंतर्निहित शक्तियां हैं, उसको जानने के लिए वह अभिप्रेरित होता है और उसकी तरफ अपना प्रयास करता है। वह यह भी सोचता है कि विश्व की अव्यवस्था में, अस्पष्टता में और रहस्य को खोजने के लिए मुझे कौन कौन से कार्य करने चाहिए, और यह एक नीड ही उसे उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। साथ में आगे मास्लो द्वारा कहा कि अभिप्रेरणा द्वारा व्यक्ति सदृश, अपूर्ण और अमूर्त सत्ता की खोज करने का कार्य करता है। आज जितने भी दुनिया में आविष्कार हुए हैं, उसके पीछे ये आत्म वास्तविकरण की जो पांचवी स्टेप है, यही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्योंकि व्यक्ति जब ऐसा आविष्कार करता है जो पहले हुआ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ रहस्य है उसको जानने के लिए जिसने खोज की, और खोज करके इस संसार में कोई नई चीज़ की सृष्टि करी या रचना करी। तो इस प्रकार जो दुनिया में दिखाई दे रहा है, जो अपूर्व है, अपूर्व यानी पहले नहीं था, अब है, और अमूर्त है, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, उस कल्पना को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए व्यक्ति ने जो कार्य किया, उसके आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता नहीं, उसमें ज्ञान और समझ की उस आवश्यकता को बीजारोपित किया। आगे मास्लो ने कहा कि ज्ञानात्मक आवश्यकता की अतृप्ति पर मनोव्याधि उत्पन्न होती है।
यानी हमारी ज्ञान और समझ, हमारी बुद्धि जिस ज्ञान की भूख या लालसा चाहती, जिस वक्त जो काम चाहती है, अगर वो नहीं होता तो मन में विकार, असंतोष, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये ऐसे मनोविकार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और हमारी फिर उस कार्य के प्रति विरक्ति हो जाती है, हमारे अंदर उदासीनता की भावना आ जाती है। और जब व्यक्ति में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसमें चिंता, डर जैसी नकारात्मक भावना विद्यमान नहीं होती। आगे मास्लो द्वारा कहा गया कि ज्ञान और समझ के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि उत्सुकता, खोज, अधिक ज्ञान की प्राप्ति की तीव्र इच्छा बुद्धिमान व्यक्तियों में अधिक होती है। यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके अंदर ज्ञान और समझ की प्राप्ति के लिए, कुछ नए विचारों, तथ्यों की खोज करने के लिए उत्सुकता या इच्छा अधिक बलवती होती है। ये उस कार्य को प्राप्त करने के लिए या करने के लिए सदैव क्रियाशील रहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जो तथ्यों को अधिक गहराई से समझने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और उनमें संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। यदि बालकों में इस प्रकार का ज्ञान है तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और वह जो तथ्य उस ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुए हैं या वो विचारधारा या जो भी वस्तुएं उसे प्राप्त हुई है, वह उनको अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेगा, उसके पश्चात उसका विश्लेषण करेगा, उसे अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार ज्ञान और समझ बालकों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्टेप है। आगे तीसरी आवश्यकता जो आत्म वास्तविकरण के संदर्भ में है वो है सौंदर्य की आवश्यकता। यानी हर व्यक्ति में एक कलात्मक तत्व, एक आर्ट छुपा हुआ है, ऐसा माना जाता है और उस आर्ट को बाहर परिलक्षित करने के लिए व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, तभी वह उस कला को एक बहुत प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। अभिप्रेरणा से सौंदर्य जीवन में कलात्मक रंग बिखेरने का कार्य करता है। यदि किसी व्यक्ति को हम मोटिवेट करें किसी कार्य को करने के लिए, तो वह उस कार्य को बहुत ही बेखूबी ढंग से, बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अंतर्निहित प्रतिभाएं छुपी हुई है। जैसे सिंगर के अंदर बचपन से ही अच्छे गाने की कला होगी, यदि उसे अच्छा अवसर और अच्छा वातावरण मिले तो वह अपनी इस कला की अभिव्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक संस्कृति में और हर युग में ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो व्यवस्था, परिपूर्णता, क्रमबद्धता, संगतता और संरचना के अनुसार अपने अवसर जो उसे वातावरण में मिले हैं उसके अनुसार कार्य करता है और अपने अंदर सौंदर्यानुभूति का विकास करता है, और ये सौंदर्य ही उसको उस कार्य के करने की इच्छा प्रदान करती है। इस प्रकार ये तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आवश्यकता है जो मास्लो द्वारा आत्म वास्तविकरण के संदर्भ में कही गई है। और अब मास्लो ने कहा कि इस आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अंतर्गत कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ परिस्थितियों का होना आवश्यक है, तभी ये सिद्धांत कार्य करता है। इसमें उन्होंने पहला कहा कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बोलने, ज्ञान सुनने, सूचनाएं प्राप्त करने की, स्वयं के बचाव एवं न्याय, निष्पक्षता, ईमानदारी, व्यवस्था की स्वतंत्रता होना आवश्यक है। इन आवश्यकताओं को जब भी पूरा कर सकेगा जब बालकों को ये सारी स्वतंत्रताएं या कार्य करने की, बोलने की, स्वयं को बचाव करने की, निष्पक्षता, न्यायप्रियता, ये सारे स्वतंत्र वातावरण जब हम प्रदान करेंगे तब मास्लो की नीड हायरार्की की लागू होगी। यदि ज्ञानेंद्रियों द्वारा जब हम किसी ज्ञान का परसेप्शन करते हैं, अधिगम करते हैं, यदि उसमें कोई खतरा होता है तो ये आवश्यकता भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट, मास्लो द्वारा कहा गया कि ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को व्यवस्थित करना, खोज करना, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, जो हमारी आधारभूत है, आत्मवास्तविकरण की आवश्यकता आधारभूत आवश्यकता है, तो इसके लिए हमें ये उपरोक्त बातें होना या हम उस व्यक्ति में उस प्रकार के कार्य करना आना चाहिए। नेक्स्ट कहा, यदि चिंता और डर होगा तो ज्ञानात्मक आवश्यकताओं के लिए ये सब
नकारात्मक कारक होंगे और बालक ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित नहीं होगा। और इसकी बजाय यदि उत्सुकता होगी, किसी कार्य को करके व्यक्ति में संतुष्टि होगी, जानकारी होगी, ज्ञान को व्यक्ति समझता होगा, व्याख्या कर सकता होगा, तो ये सभी सकारात्मक कारक है। तो ये सभी ज्ञान और समझ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहायक होंगे। आगे मास्लो द्वारा कहा गया कि ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा मनोविकार उत्पन्न करते हैं। हमारे मन के अंदर चिंता, डर, भय, निराशा, उदासी, ये सब हमारे ज्ञान के लिए अलबेलापन, आलस है, चिड़चिड़ापन है, ज्ञान समझ में नहीं आना, तो ये सारे हमारे उस ज्ञान और समझ की प्राप्ति के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए अभिप्रेरित करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। आगे कहा कि प्रखर बुद्धि के व्यक्तियों को बौद्धिक कार्य न मिलने पर उनमें उदासीनता और वैराग्य आता है। यानी व्यक्ति में जो एबिलिटी है उसके अनुसार उसे कार्य नहीं दिया जा रहा है, तो फिर उसमें नेगेटिविटी आती है। नेक्स्ट मास्लो द्वारा कहा गया कि शिशु अवस्था के उत्तरार्ध और बाल्यावस्था में ज्ञानात्मक आवश्यकताएं अधिक होती है, क्योंकि ये हमारी लर्निंग फेज होती है और बालक सीखने के लिए तीव्र गति से अभिप्रेरित होता है। और जीन पियाजे के सिद्धांत द्वारा यह भी माना गया है कि इस अवस्था तक आते आते बालक के अंदर चिंतन स्तर की नॉलेज डेवलप होने लगती है और बालक में समझ के आगे का ज्ञान विकसित होता है। नेक्स्ट मास्लो ने कहा कि आवश्यकता का पदानुक्रम का ढंग का ये निश्चित क्रम नहीं है, अर्थात जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति में इस क्रम से ही ये चारों आवश्यकताएं विद्यमान होगी तभी पांचवी जाकर के आत्म वास्तविकरण की सिद्धांत की ओर अग्रसर होगा। किसी व्यक्ति में सम्मान की आवश्यकता की नहीं है, वह सम्मान नहीं चाहता समाज द्वारा, लेकिन फिर भी वह आत्म वास्तविकरण के लिए अभिप्रेरित होता है। और कोई व्यक्ति सुरक्षा, जैसे साधु है, ऋषि मुनि इत्यादि है, इनको ना तो शारीरिक आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है ना ही सुरक्षा की आवश्यकताओं की दृष्टि से, लेकिन फिर भी इनमें आत्म वास्तविकरण की जो आवश्यकता है वो उच्च कोटि की होती है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति में यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न भिन्न पदानुक्रम हो सकते हैं। आगे इस सिद्धांत का अब आगे देखेंगे कि शिक्षा की दृष्टि से क्या महत्व है। तो ये सारी प्री कंडीशन मास्लो द्वारा बताई गई कि ये जब होगी तभी ये नीड हायरार्की की थ्योरी लागू होगी और व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होगा। अब इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, हम इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। अब इन्होंने जो हमारी आवश्यकताएं हैं बेसिक, जो नीड हायरार्की के पदानुक्रम में है, उसी आधार पर बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा प्रदान करें तो शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी और बालकों के अधिगम का स्तर भी उच्च होगा। इसमें पहला है शारीरिक आवश्यकताएं और शिक्षा। ये निम्न स्तर की आवश्यकताएं होती है। छोटी क्लास में बच्चों की बेसिक आवश्यकता भूख, जो क्लासरूम के अंदर व्यक्ति को अगर भूख है और हम उसे शिक्षण कराने के लिए प्रेरित हैं और हम चाहते हैं कि हम जो सिखाना चाह रहे हैं बच्चे वो सीखे, तो इसके लिए बालकों की इस आवश्यकताओं को बेसिक रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही नींद, थकान, ये सब भी बेसिक आवश्यकताएं हैं जो शारीरिक आवश्यकताओं के संदर्भ में आकी जाती है। तो प्राथमिक स्तर पर की शिक्षा के लिए अध्यापकों को इस थ्योरी के इस फर्स्ट स्टेप का ध्यान रखना आवश्यक है। और यही आवश्यकता, जो बेसिक आवश्यकता शिक्षक जब समझ लेगा तो यही आवश्यकता उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्ति के लिए बालकों को प्रेरित करेगी। और इसके लिए बालकों के संदर्भ में शिक्षक को उनकी पारिवारिक स्थिति, उनके परिवार, उनका आस पड़ोस, समाज, उन बालकों के परिवार की आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह बालकों को सही रूप से शिक्षा प्रदान कर सकेगा। इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा मिड डे मील का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि बालकों की उस नीड को फुलफिल किया जा सके। दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता और शिक्षा के संदर्भ में है कि बालक को अगर
एक कक्ष वातावरण सुरक्षित प्रदान किया जाए, स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जाए, भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाए तो बालकों में अधिगम का स्तर उच्च होता है। वहीं दूसरी ओर यदि भययुक्त वातावरण है, शारीरिक दंड बालकों को दिया जाता है और शिक्षक छात्र के संबंध भी अच्छे नहीं है और एक अनुशासनहीनता की समस्या क्लासरूम में पाई जाती है, तो फिर अधिगम का स्तर निम्न स्तर का रहेगा। इस प्रकार शिक्षक को ये प्रयास करने चाहिए कि वह शिक्षण कराने से पूर्व ही बालकों की कक्षा के वातावरण पर ध्यान दे, बालकों के अंदर ज्ञान को प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करे, साथ ही बालकों के साथ मधुर और स्वस्थ संबंध स्थापित करे, एक ऐसा हेल्दी वातावरण दे जिसमें बालक अपनी समस्या को निसंकोच होकर के शिक्षक के सामने रख सके, साथ ही प्रेम, सहानुभूति, स्नेह और सहयोग का वातावरण अधिगम के स्तर को उच्च करने हेतु अभिप्रेरित करता है। इसके साथ ही अध्यापक का व्यवहार भी बालकों के लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है और यदि बालकों को साहस में वृद्धि करनी है तो शिक्षक को फायर ड्रिल का उपयोग करना आना चाहिए। तीसरा है सम्मान की आवश्यकता और शिक्षा। अब किसी भी कार्य की सफलता और असफलता उसे मोटिवेट करती है उस कार्य को करने या न करने के लिए, और यही चीज़ बालकों के संदर्भ में अगर सफल है, शिक्षक द्वारा उसको मोटिवेट किया गया है, तो उस कार्य को करने या उस अधिगम को सीखने के लिए वो अभिप्रेरित होगा। और इस संदर्भ में शिक्षक को हर व्यक्ति के संदर्भ में व्यक्तिगत विभिन्नता जैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि हर बालक में अपनी रुचि, आदतें, आयु स्तर, बुद्धि की क्षमता अलग अलग होती है और इसको ध्यान में रखकर ही कक्षा में किसी कार्य को कराने के लिए या शिक्षण कराने के लिए इस व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक होता है और उसी के आधार पर वो क्लासरूम में कार्य दे। साथ ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यसगामी क्रियाओं में बालकों को भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करे और साथ ही बालकों में यदि बुरी संगत है तो उससे बचाव के लिए भी शिक्षक एक अभिप्रेरक का काम करके उनकी इस गलत आदतों, बुरी संगत को बचा सकता है। और समय समय पर विद्यालय में, प्रार्थना सभा में बालकों को सम्मानित किया जाए ताकि उनकी सम्मान की आवश्यकताओं को पूरा करके उनको अच्छे कार्य के लिए, समाज उपयोगी कार्य के लिए अभिप्रेरित किया जा सके। अन्यथा व्यक्ति उचित सम्मान की प्राप्ति के अभाव में बुरी संगत या गलत कार्य को करने में संलग्न हो जाते हैं। चौथी है आत्मवास्तविकरण एवं संज्ञान या ज्ञानात्मक आवश्यकता तथा शिक्षा। यह भी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही शिक्षा देने की बात के संदर्भ में कही गई है। इसके संदर्भ में कहा गया है कि स्वस्थ कक्ष वातावरण, वर्ग विहीन विद्यालय की स्थापना करके बालकों में आत्मवास्तविकरण और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। इसके साथ अध्यापक छात्रों को नवीन क्षेत्रों में अभिरुचि का विकास करें, खोज और ज्ञान प्राप्ति की सुविधाएं प्रदान करें, साथ ही अपने विद्यालय में महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, शिक्षाविदों, महापुरुषों की जीवनी और उनकी उपलब्धियों का वर्णन करें, उनकी जानकारी प्रदान करें ताकि बालक इस प्रकार के कार्य करने के लिए अभिप्रेरित हो। अब इस प्रकार मास्लो की नीड हायरार्की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन के संदर्भ में। तो हर शिक्षक को इसकी बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर वह अपने क्लासरूम टीचिंग के कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है। अब आज के होमवर्क इस प्रकार है कि मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए और इसका शिक्षा में क्या महत्व है इसका भी उल्लेख कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ज्ञानवर्धक होगा। थैंक यू।